अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक मौजू फिर से काफ़ी सुनने में आ रहा है, पाकिस्तान में नए सूबों की तश्कील का। आपने भी देखा होगा, सेमिनार्स हो रहे हैं, मीडिया में भी बातचीत चल रही है। तो आज हम इसी पर ज़रा तफसील से बात करेंगे और हमारी गुफ्तगू की बुनियाद होगा अहमद बिलाल महबूब का एक मजमून जो डॉन अखबार में शाया हुआ था 23 अगस्त 2025 को। उन्वान था नए सूबे, हुक्मरानी का हल या लाहासिल बहस। मकसद ये है कि हम समझें कि ये सारी बहस है क्या, नए सूबों के हक में क्या कहा जा रहा है, क्या मुश्किलात हैं और क्या कोई और रास्ता भी है। ख़ास तौर पर वो निकात जो हमारे मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए, जैसे CSS, PMS, PCS में गवर्नेंस, मजमून नवीसी या जीके के पेपर्स के लिए अहम हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि भाई ये बहस अभी क्यों, इस वक्त क्यों ये बात हो रही है। जी, मजमून निगार भी यही पूछते हैं कि ये सरगर्मी अचानक क्यों बढ़ गई। सेमिनार्स, मीडिया टॉक शोज, सब जगह नए सूबों का जिक्र है और कुछ खास तजावीज भी हैं शायद। ना दें या वो पुरानी 12 डिविजन्स वाली बात। जी बिल्कुल, ये तजावीज़ सामने आई हैं और इनके पीछे जो बुनियादी मकसद बताया जाता है वो तो बज़ाहिर बहुत अच्छा है। बेहतर हुक्मरानी, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली यानी डेवोल्यूशन और इंतज़ामी कारकर्दगी को बेहतर बनाना, ये वो दलाइल हैं जो आमतौर पर दिए जाते हैं। लेकिन मजमून निगार अहमद बिलाल महबूब साहब वो इस पर ज़रा मुहतात रवैये का कह रहे हैं। उनका ख्याल है कि ये बहस जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक आप कह लें फितरी या ऑर्गेनिक बहस हो जो लोगों की ज़रूरत से निकले, ऊपर से ना थोपी जाए और हक़ायक़ पर मबनी हो, आदाद व शुमार पर, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी इस पर ठीक से गौर व फिक्र हो। बिल्कुल, ये एहतियात बहुत अहम है। देखिए, नए सूबों का मामला बड़ा हसास होता है, जज्बाती भी हो जाता है अक्सर। अगर तैयारी के बगैर ठोस तहकीक के ये बहस शुरू कर दी जाए तो ख़तरा है कि ये सिर्फ नारेबाजी बनकर रह जाए या जज्बाती रद्द अमल आ जाए। इसीलिए वो एक जामे दस्तावेज़, एक फ्रेमवर्क की बात करते हैं ताकि बहस ठोस बुनियादों पर हो, जिसमें सारे पहलू देखे जाएं, समाजी, सियासी, माशी, इंतज़ामी। इम्तिहान के लिहाज से भी देखें तो किसी भी पॉलिसी का तज्जिया करते हुए ये अप्रोच ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ एक और बहुत बुनियादी सवाल भी उठाया गया है मजमून में, वो है वक्त का, टाइमिंग का। क्या हमारे मुल्क के मौजूदा हालात, आप देखें दहशतगर्दी है, मईशत का मसला है जो अभी संभल ही रही है, फिर जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, क्या इन हालात में ये इतना बड़ा और मुतनाज़ा काम हमारी तरजीह होना चाहिए? तो फिर वही सवाल कि ये बहस अभी क्यों? जी, मुसन्निफ का तज्जिया तो यही है कि शायद ये बहस ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब अंदर से नहीं उठ रही। वो याद दिलाते हैं कि माजी में तो बाकायदा तहरीकें चलीं, जनूबी पंजाब में सराइकी सूबे के लिए, हज़ारा डिवीज़न में हिंद को बोलने वालों के लिए, शहरी सिंध में भी बाज़ औक़ात तो पुरतशद्दुद भी हुई ये तहरीकें। लेकिन आजकल वैसी कोई अवामी लहर नज़र नहीं आ रही। शायद लोग ज़्यादा परेशान हैं अपनी रोज़मर्रा की मुश्किलात से। महंगाई, बेरोज़गारी, अमन अमान, इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो है। इस बहस में एक मिसाल बहुत दी जाती है भारत की, कि वहां तो रियासतें 17 से 28 हो गईं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। ये मुवाजना कितना सही है, ये हिस्सा दिलचस्प है, खास तौर पे कंपैरेटिव गवर्नमेंट के हवाले से। जी हाँ, ये मुवाजना बहुत आम है, लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब इसमें 3 बड़े फ़र्क बताते हैं और ये समझना खासकर CSS, PMS वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला फ़र्क है मुहर्रिकात का। भारत में जो नई रियासतें बनी, उनमें से ज़्यादातर शदीद लिसानी तहरीकों के नतीजे में बनी, ख़ास तौर पर 1950 की दहाई में। ज़ुबान की बुनियाद पर रियासतों का मुतालबा बहुत शदीद था, जैसे आंध्र प्रदेश बना पोटी श्री रामुलू की भूख हड़ताल से मौत के बाद, जो तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग रियासत मांग रहे थे। इस वाक़े ने फिर पूरे भारत में इस मुतालबे को हवा दी। फिर वो 1953 का स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। उससे पहले धर कमीशन भी था 1948 में। अच्छा, पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ भी ज़ुबान की बुनियाद पर मुतालबात उठे हैं, सराइकी, हिंदुको, उर्दू वगैरह, लेकिन वैसी शदीद मुल्कगीर तहरीकें नहीं चलीं जैसी भारत में थी। और जो हमारी बड़ी इलाकाई ज़ुबानें हैं, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, उनकी बुनियाद पर तो सूबे पहले से मौजूद हैं। उर्दू कौमी ज़ुबान है, तो मुहर्रिकात का फ़र्क है। ये तो वाकई एक बड़ा फ़र्क है। अच्छा, दूसरा फ़र्क क्या बताया गया है?
दूसरा बड़ा फर्क है आईनी तरीक़ेकार का। ये नुक्ता गवर्नेंस और आइन के हवाले से बहुत अहम है। भारत का आइन खुद को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। वहाँ मरकज़ को ज़्यादा इख्तियारात हैं रियासतों की हुदूद बदलने के मामले में। भारतीय पार्लियामेंट निस्बतन आसानी से नई रियासत बना सकती है। अच्छा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का 1973 का आइन वाज़ेह तौर पर एक विफाक है, फेडरेशन है। यहाँ सूबे की हुदूद बदलना या नया सूबा बनाना आइनी तौर पर बहुत मुश्किल है। आर्टिकल 2394 है। उसके तहत पहले तो मुतल्लिका सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास होनी चाहिए जी। और फिर पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में कौमी असम्बली और सेनेट अलग अलग 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम मंजूर करवानी होती है। ओहो, यानी सूबाई असेंबली भी और फिर मरकज में दोनों ईवान। जी हैं, दोनों जगह अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी। ये बहुत बड़ी आइनी रुकावट है। वाकई ये तो भारत के मुकाबले में बहुत ही मुश्किल अमल है। और तीसरा फर्क है अमल का, प्रोसेस का। भारत ने रियासतों की तंजीम नौ के लिए एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीका अपनाया। जैसे मैंने कहा, 1953 में वो स्टेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। इस कमीशन ने तकरीबन 2 साल काम किया, पूरे मुल्क का दौरा किया, लोगों से मिले, हज़ारों मेमोरेंडम लिए। फिर 1955 में रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिससे 14 रियासतें और 3 यूनियन टेरिटरीज बनी। इसके बाद भी बनती रही, लेकिन एक तरीके से। एक पूरा मैकेनिज्म था जी, एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। पाकिस्तान में जो नए सूबों के हामी हैं, उन्हें भारत के समल से सीखना चाहिए। एक कमीशन हो, एक वाज़ेह तरीक़ाकार हो। ये तकाबली जायजा तो वाकई सूरत हाल को काफी वाज़ेह कर देता है। भारत की मिसाल इतनी सीधी नहीं है, तो फिर इन सारी बातों को देखते हुए महरुकात का फ़र्क, आइनी मुश्किलात, मुनज़्ज़म अमल की कमी, क्या वाकई नए सूबे बनाना पाकिस्तान में बेहतर हुक्मरानी का सबसे मौसर या अमली रास्ता है? मज़मून निगार क्या नतीजा निकालते हैं? मज़मून निगार का जवाब तो वाज़ेह तौर पर नहीं में है। वो सबसे पहले तो इस काम पर आने वाले बेतहाशा अखराजात की बात करते हैं। आप सोचें, अगर 12 सूबे बनते हैं तो 8 नई सूबाई असम्बलियां बनेंगी, 8 नए गवर्नर हाउसेज, 8 वज़राए आला हाउस, सेक्रेटरिएट, काबीना, हाई कोर्ट्स, पब्लिक सर्विस कमीशन। अल्लाह, ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है। जी, और इन सब के लिए हज़ारों नई नौकरियां, इमारतें, दफातर, गाड़ियां, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। मज़मून निगार इसे फजूल खर्ची कहते हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। और ख़ास तौर पर आजकल के मुआशी हालात में, जब हुकूमत पहले ही माली मुश्किलात में है, वो इसे मुजरिमाना हद तक गैर दानिशमंदाना कहते हैं। बिल्कुल, ये मायशी पहलू तो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। जी, लेकिन इम्तिहानात में किसी भी पॉलिसी का तज्जिया करते हुए उसकी फिस्कल इम्प्लिकेशंस यानी माली मुजरमात बहुत अहम होते हैं। और खर्चे के अलावा वो आइनी रुकावट, 2/3 अक्सरियत वाली बात वो तो है ही। आजकल की सियासत में ये तकरीबन नामुमकिन लगता है। तो अगर नए सूबे बनाना इतना महंगा, मुश्किल और शायद बेहतरीन हल भी नहीं, तो फिर क्या करें? इख्तियारात नीचे कैसे जाएं? अवाम को सहूलियात कैसे मिलें? कोई मुतबादिल रास्ता बताया है मजमून में? जी हाँ, बिल्कुल। मज़मून निगार एक ज़्यादा अमली, ज़्यादा काबिल अमल मुतबादिल की तरफ इशारा करते हैं। उनकी दलील ये है कि असल मसला शायद सूबों के बड़े होने का इतना नहीं, जितना इख्तियारात का सूबाई सतह से नीचे न आने का है। यानी मकामी हुकूमतों, लोकल गवर्नमेंट्स तक इख्तियारात का ना पहुंचना। अच्छा, यानी मसला साइज का नहीं, इख्तियारात की तकसीम का है। जी, बड़ी हद तक। वो मिसाल देते हैं बरतानिया की, यूके की। वो एक वहदानी रियासत है, यूनिटरी स्टेट। वहाँ सूबे नहीं है, लेकिन वहाँ मकामी हुकूमतों का निज़ाम बहुत मजबूत और बाइख्तियार है, जिसने हुक्मरानी को अवाम के करीब लाने में बड़ा किरदार अदा किया है। ये दिलचस्प मिसाल है। तो मुसन्निफ कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता ये है कि नए सूबे बनाने के इस पेचीदा और महंगे चक्कर में पड़ने की बजाय जो मौजूदा मकामी हुकूमतों का निज़ाम है, उसे हकीकी मानों में बाख्तियार बनाया जाए। आइनी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर और माली तौर पर उन्हें खुद मुख्तार बनाया जाए। और उनका तसलसल यकीनी बनाया जाए, क्योंकि वो तो अक्सर ख़त्म कर दी जाती हैं। बिल्कुल, सबसे अहम यही है, उनके तसलसल को और उनकी फंडिंग को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जैसा भारत ने किया। अपने आइन के तकरीबन 45 साल बाद 1992 में वो 73वीं और 74वीं तरमीम लाए, जिसने पंचायतों और म्यूनसिपैलिटियों को आइनी हैसियत और इख्तियारात दिए। ये पाकिस्तान के लिए एक मॉडल हो सकता है।
تو خلاصہ یہ نکلا کہ احمد بلال محبوب صاحب کے خیال میں نئے صوبے بنانا بہت مشکل کام ہے، آئینی، سیاسی، مالی ہر لحاظ سے، اور شاید یہ حکمرانی بہتر کرنے کا مؤثر ترین طریقہ بھی نہیں۔ اس کے بجائے مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنا، انہیں بااختیار بنانا زیادہ عملی راستہ ہے اختیارات کو نچلی سطح تک پہنچانے اور عوام کی خدمت کرنے کا۔ یہ نکات تو سی ایس ایس پی ایم ایس کے طلبہ کے لیے پاکستان میں ڈیولوشن اور گورننس ریفارمز پر لکھنے میں بہت کام آ سکتے ہیں۔ جی بالکل، بنیادی دلیل یہی ہے کہ حکمرانی کا تعلق انتظامی یونٹ کے سائز سے کم اور اختیارات کی تقسیم اور مقامی اداروں کی مضبوطی سے زیادہ ہے۔ جو پیسہ اور توانائی نئے صوبے بنانے پر لگے گی، اگر وہی مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے پر لگائی جائے تو شاید زیادہ اچھے نتائج جائیں۔ اس سلسلے میں بھارت اور برطانیہ دونوں کے تجربات سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ بھارت کی آئینی ترمیم اور برطانیہ کا ماڈل۔ واقعی یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور یہ ہمیں ایک آخری سوال کی طرف بھی لاتا ہے جس پر شاید ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانا ہی زیادہ عملی اور مؤثر حل ہے تو پھر وہ کیا بنیادی رکاوٹیں ہیں، سیاسی، انتظامی یا کوئی اور مفادات، جنہوں نے آج تک پاکستان میں اس عمل کو صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا؟ بالکل صحیح، یہ اصل سوال ہے، اور اس پر غور کرنا ہمیں نئے صوبوں کی بحث سے آگے لے جاتا ہے۔ پاکستان میں اختیارات کی تقسیم کے اصل مسائل کیا ہیں؟ سیاسی ارادہ کیوں نہیں ہوتا؟ بیوروکریسی کا کیا کردار ادا کرتی ہے؟ ان رکاوٹوں کو سمجھنا امتحانات کے لیے بھی اہم ہے، اور ویسے بھی یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے ہاں حقیقی گورننس ریفارمز کیوں نہیں ہو پاتے۔ شاید اس سوال کا جواب نئے صوبوں کی بحث سے زیادہ اہم ہے۔